students, welcome back to Science World. Today we have new chapter, Health in Your Hands. In this chapter we are going to read about instruments used for diagnosis of patients, invention of medical equipments and importance of a healthy lifestyle. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, if you have visited any hospital or a clinic, you may have seen so many machines that are used by the doctors. So one simple instrument they use, it is a stethoscope. So stethoscope is used by doctors to diagnose their patients. Stethoscope एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर्स हमेशा अपने पास रखते हैं. Then instruments like CT, MRI and अल्ट्रासाउंड आर ऑल्सो यूज बाय डॉक्टर्स टू सी इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. तो ये जो मशीन्स हैं जैसे कि सीटी स्कैन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, इन मशीन से हम अपने बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है और दूसरे जो सारे पार्ट्स है, किडनीज है, इनके हम पिक्चर्स जो है वो कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं. कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हम इनको देख सकते हैं. MRI इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन. MRI जो है उसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन भी कहा जाता है. इट टेक्स फोटोज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एंड यूजेज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस पर्पज. और ये जो MRI है इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मशीन होता है MRI मशीन, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जो कि इमेजेस को कैप्चर करने में हेल्प करता है. इंटरनल पार्ट्स की जो इमेजेस है उनको कैच करता है. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स, बोन्स, टिश्यूज, ट्यूमर्स, इनको आइडेंटिफाई करने में और डायग्नोस करके फिर डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हेल्प करता है. तो हियर यू कैन सी द एक्सरे मशीन. ये एक एक्सरे मशीन है और इसमें एक्स रेज का यूज़ करके इस तरह की जो पिक्चर्स है वो ली जाती है. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ बोन्स. जब कोई फ्रैक्चर होता है हाथ में या पैर में या कहीं भी बॉडी में तो हम एक्सरे करवाते हैं डॉक्टर से. तो ये है एक्सरे मशीन. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MRI एंड CT स्कैन. ये आजकल जो नई नई बीमारियां हो रही है सबको, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर बैड लाइफस्टाइल. हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सही नहीं है, तो इसके लिए फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप MRI कर लो, आप CT स्कैन कर लो. तो एक्चुअली में होता क्या है? सो MRI इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन और इसमें जो यूज़ होता है वो होता है रेडियो वेव्स का. तो रेडियो वेव्स यूज़ करके हमारे बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी इमेजेस हमें मिलती है कंप्यूटर स्क्रीन पे. और MRI जो मशीन है इट इज़ जनरली यूज टू डायग्नोस द इश्यूज विथ जॉइंट्स, ब्रेन, रिस्ट, एंकल्स, ब्रेस्ट, हार्ट एंड ब्लड वेसल. जनरली इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, इनका जो डायग्नोस होता है प्रॉब्लम्स का, वो इसके थ्रू होता है. देन व्हाट आर CT स्कैन. CT स्कैन ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरे. जैसे एक्सरे मशीन होती है, ये भी एक एक्सरे मशीन की तरह होती है, बट इट इज़ अ लार्ज एक्सरे मशीन. ये एक बहुत बड़ा एक्सरे मशीन होता है. CT स्कैन्स आर समटाइम्स कॉल्ड कैट स्कैन. CT स्कैन को कैट स्कैन्स भी कहा जाता है. अ CT स्कैन is typically used for bone fractures, tumors, cancer monitoring and finding internal bleeding. तो ये डिफरेंस है दोनों में, MRI मशीन और CT स्कैन मशीन. लेट्स सी द पिक्चर्स ऑफ दैम. सो हियर इट इज़ अ CT स्कैन मशीन एंड हियर इट इज़ अ MRI मशीन. तो ये दोनों मशीन जो है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर्स लेने के लिए या फिर इमेजेस लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं. देन व्हाट इज ECG. ECG और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. इट इज़ अ मशीन दैट शोज द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन. ये किसी पर्सन का जो हार्ट बीट होता है पेशेंट का, उसको हमें एक ग्राफ के फॉर्म में बताते हैं. तो हार्ट बीट जो होते हैं पेशेंट के, वो हमें ग्राफ के फॉर्म में दिखते हैं मशीन के ऊपर. देन व्हाट इज अल्ट्रासाउंड मशीन. अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है अपने बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको फाइंड आउट करने के लिए. सो पीपल माइट हैव इन देयर इंटरनल ऑर्गन. तो जो प्रॉब्लम्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं उनको हम फाइंड आउट करने के लिए अल्ट्रासोनिक जो मशीन होता है उसको यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन. अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज़ करता है, जिसको हम कहते हैं सोनोग्राफी. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द इन्वेंशंस इन मेडिकल वर्ल्ड. और हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे. इन्वेंशंस जो हमारे रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, वो
करते रहते हैं रिसर्च, और नई नई जो टेक्निक्स है हमें मिलती रहती है. सो दिस इज़ अ सोनोग्राफी मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन, एंड दिस इज़ ईसीजी. इस तरह का जो कंप्यूटर स्क्रीन है आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, और ये अल्ट्रासाउंड मशीन यानी कि सोनोग्राफी मशीन भी आपने ज़रूर देखी होगी. देन वी विल रीड अबाउट सम वेल नोन और फेमस जो रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है या फिजिसिस्ट है, केमिस्ट है, उनके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने जिनकी खोज यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे इन्वेंशंस किए हैं जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारी लाइफ को जो इजी बनाते हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रेने लेनेक. सो रेने लेनेक जो है, ही वॉज अ फ्रेंच फिजिशियन, वो फ्रेंच फिजिशियन थे, एंड ही इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप. अब स्टेथोस्कोप उन्होंने कैसे इन्वेंट किया, कैसे उनको पता चला कि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं. ही सॉ 2 चिल्ड्रन सिटिंग विथ अ होलो लॉग ऑफ वुड. उन्होंने देखा कि 2 बच्चे बैठे हैं और उनके हाथ में एक होलो लॉग ऑफ वुड है. एंड वॉट दे वर डूइंग, दे वर विस्परिंग इन टू ईच अदर्स ईयर्स थ्रू इट. और वो उस लॉग के थ्रू अपने दोनों एक दूसरे के कान में कुछ विस्पर कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे. सो डॉक्टर रेने डिड दिस एक्सपेरिमेंट बाय कीपिंग अ रोल्ड न्यूज़पेपर ऑन द पेशेंट चेस्ट, एंड ही कुड हियर the heartbeat loud and clear, and this is how he got an idea to invent the stethoscope. उन्होंने देखा कि ये जो रोल है न्यूज़पेपर का रोल, इससे मैं बहुत अच्छे से हार्ट बीट्स को सुन पाता हूँ अगर मैं इसको पेशेंट के चेस्ट पे लगाता हूँ. तो इस तरह से उनको आइडिया आया कि हम एक स्टेथोस्कोप बना सकते हैं जिसमें एक ईयर पीस होगा जो हमें उस हार्ट बीट को लाउड करके सुनाएगा, आवाज़ बड़ी करके सुनाएगा. द रेस्टिंग हार्ट बीट ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज 72 पर मिनट. हमारी जो हार्ट बीट होती है, जो एडल्ट है, एवरेज एडल्ट, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, उस टाइम हमारा जो नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है वो है 72 पर मिनट. मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट जो है वो हमारी चलती है. बट व्हेन वी डू एनी एक्सरसाइज या फिर कोई फिजिकल वर्क करते हैं या फिर खेलते हैं, तो उस टाइम हमारी जो हार्ट बीट्स है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है. Here is the picture of René Laennec, and this is the first stethoscope what he made. Here you can see he is using this stethoscope on a patient, and this is the modern stethoscope. The next is Sir James Simpson. In 1847, the Scottish physician Sir James Young Simpson first used chloroform in obstetrics. Obstetrics जो है एक ब्रांच है मेडिसिन का, मेडिकल फील्ड का, जो डील करता है चाइल्ड बर्थ और केयर ऑफ मदर से. तो इस फील्ड में इन्होंने क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया था. द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड बिकॉज इट कॉज डेथ्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स. क्लोरोफॉर्म जो है इसकी वजह से कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, इसलिए क्लोरोफॉर्म का जो यूज़ है वो अभी बंद किया गया है, डिसकंटिन्यू किया गया है. एंड दिस क्लोरोफॉर्म इज़ यूज टू मेक द पीपल अनकॉन्शियस. लोगों को ऑपरेशन से पहले बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता था. Here you can see he is James Simpson. This is the chloroform that he used. So in this way this chloroform was used before the operations. Then what is anesthesia? अभी हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा. तो anesthesia जो है it is related with that. Anesthesia का मतलब होता है without sensation. It is the state of controlled temporary loss of sensation or awareness that is induced for medical purpose. मेडिकल पर्पज़ के लिए जब किसी को हम कंट्रोल करते उसकी सेंसेस को, तो वो होता है एनेस्थेशिया. मतलब दिस इज द स्टेट ऑफ कंट्रोल्ड टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन. मीन्स दैट पर्सन कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग व्हाट इज हैपन विथ हिम. जब एनेस्थेशिया दिया जाता है तो एनेस्थेशिया का असर जब खत्म हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हुआ था, कौन सा ऑपरेशन हुआ था, या हमें वो पेन जो है वो फील नहीं होता है. एनेस्थेशिया जो है वो हमारी बॉडी पार्ट को या हमारी पूरी बॉडी को नंब कर देता है. नंब मीन्स पेनलेस हो जाता है, हम उस पेन को फील नहीं कर पाते. तो मेडिकल पर्पज़ में इसको यूज़ किया जाता है. अ मेडिकेशन यूज फॉर एनेस्थेशिया इज कॉल्ड एनेस्थेटिक. और एनेस्थेशिया के लिए जो मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं दे आर नोन एज एनेस्थेटिक्स. There are different types of anesthesia ranging from an injection of a local anesthetic to numb one small area to general anesthesia with temporary loss of consciousness. अब
एनेस्थेशिया जो है वो अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है, जिसमें लोकल एनेस्थेशिया जो है वो दिया जाता है किसी एक छोटे से बॉडी पार्ट को नम करने के लिए, यानी शून्य करने के लिए। जैसे कि टूथ में ऐक हो रहा है तो सिर्फ टूथ के आसपास का जो एरिया होता है, रीजन होता है, उसको नम किया जाता है, दैट इज़ लोकल एनेस्थेशिया। बट जो जनरल एनेस्थेशिया होता है उसमें कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, मतलब उसमें हम पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थेशिया। देन डैनियल फ़ारेनहाइट, ही इन्वेंटेड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, 1715 में इन्होंने इन्वेंट किया था। Thermometer is used to check body temperature. The normal body temperature of a human body is 98.6 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius. Nowadays people use digital thermometer. तो ये जो थर्मोमीटर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें दो तरह के स्केल होते हैं। अगर आपके घर पे थर्मोमीटर है, यू कैन ऑब्जर्व इट, यू विल गेट 2 स्केल्स ऑन दैट। वैसे तो टेम्परेचर जो है हम 3 स्केल्स में मेजर करते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन। तो दीज आर द 3 people or scientists who invented these 3 scales. So Anders Celsius invented Celsius scale, Lord Kelvin gave Kelvin scale, and Daniel Gabriel Fahrenheit, he gave us Fahrenheit scale. So this is the old one, old thermometer. Nowadays we use digital thermometer in which these scales are not there. You will see direct the number or the temperature that your body has. So there is no scale in this thermometer. Then next is microscope. It is an instrument used to examine the objects that are too small to be seen by the naked eyes. ऐसी चीज़ें या ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटे होते हैं, हम उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंटोनी वैन लीeuwenhoek, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। और इनका जो इन्वेंट किया हुआ माइक्रोस्कोप था वो फर्स्ट प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप था, जो कि एक बैक्टीरिया उन्होंने उससे डिस्क्राइब किया था। Laboratories use microscope to identify which microbe is causing an infection so that physician can prescribe the proper antibiotic. They are also used to diagnose cancer and other diseases. तो माइक्रोस्कोप जो है लेबोरेटरी में जो यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स जो है हमें कहते हैं कि आप लैब में जाकर के ये चेक करा के लाओ, ब्लड सैंपल या फिर यूरिन सैंपल। तो ऐसे जो लैबोरेटरीज होती हैं वो उस सैंपल का, चाहे वो ब्लड ही हो, उसको बहुत अच्छी तरह से माइन्यूटली उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और बताते हैं कि किस वजह से इन्फेक्शन हुआ है या किस वजह से बॉडी में जो है वो डिसीज़ हुआ है। तो एक बार वो पता चल जाता है तो जो फिजिशियंस होते हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एंटीबायोटिक दे करके उस बीमारी का इलाज करते हैं। Then history of microscope. The microscope was invented in the late 1500 century by Dutch spectacle maker Zacharias Janssen. And this is the picture, you can see microscope की picture यहाँ पर है। He magnified objects 3 to 9 times its size. इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो किसी चीज़ को 3 से 9 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाता था। तो दिस इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन नेक्स्ट यू कैन सी दिस इज़ अ हुक माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक जो है ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको बनाया था, रॉबर्ट हुक ने। तो इस तरह का जो माइक्रोस्कोप है इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं इन 1670। देन लीeuwenhoek माइक्रोस्कोप जो है यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज़ द माइक्रोस्कोप मेड बाय लीeuwenhoek। This is the microscope that we use today for different experiments. These are some microbes or microorganisms that can be seen through this microscope. तो इस तरह के छोटे छोटे जो microorganisms होते हैं, चाहे वो मिट्टी में हो, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो पानी में हो, उन माइक्रोब्स को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। Then next is Louis Pasteur. He created the first vaccines for rabies and anthrax. इन्होंने सबसे पहले रेबीज़ और एंथ्रैक्स जो बीमारियां थी, डिसीज़ थे, उनके लिए वैक्सीन्स बनाई थी। और जो रेबीज़ है, इट इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड इन बाय द एनिमल बाइट्स एंड स्किन अल्सर्स होते हैं और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। देन एंथ्रैक्स जो है ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है एनिमल्स में। Pasteur is best known for the discovery which prevented milk and wine from getting sour. This process was called pasteurization, which involved killing germs by boiling milk followed by rapid cooling. अगर आपने देखा होगा जो मिल्क के पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क। अब पास्चराइज्ड मिल्क का मतलब होता है कि मिल्क को बहुत
गर्म किया जाता है बॉईल होने तक, अच्छे से बॉईल करके उनके अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल किया जाता है। देन बॉईल होने के जस्ट बाद उसको फास्ट कूलिंग यानी कि रैपिड कूलिंग से उसको ठंडा किया जाता है। सो दिस इज द मेथड दैट इज यूज फॉर पास्चराइजेशन। ही इज लुइस पास्चर, और यही मेथड जो है मिल्क को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। इन्होंने पेनिसिलिन जो कि एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है इन्होंने दिया था, विच इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है वर्ल्ड में। दिस डिस्कवरी हैपन इन 1928 में ये डिस्कवरी हुई थी। द ड्रग वॉज डिस्कवर्ड वाइल ही वॉज रिसर्चिंग ऑन अ बैक्टीरिया। Ever since, plenty of other antibiotics have been discovered and they have proved to be very helpful in treating different diseases like malaria, cholera, plague and tuberculosis. आजकल एंटीबायोटिक ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया है, हर कोई इसके बारे में जानता है। और इस टाइम में जो कि अभी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, वायरल इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक जो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हमें इन वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो मलेरिया है, कॉलरा है, प्लेग है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये कुछ डिसीज़ ऐसी हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। सो दिस इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड दिस इज द एंटीबायोटिक दैट इज डिस्कवर्ड बाय हिम, दैट इज पेनिसिलिन। देन जोसेफ लिस्टर, ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कार्बोलिक एसिड विच इज़ नाउ नोन एज फेनॉल टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू क्लीन द वुंड्स। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कोई ऑपरेशन जब होता है तो उसके पहले और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्लीन किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज मीन्स टू मेक फ्री फ्रॉम जम्स हटाने के लिए उसको स्टरलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले जोसेफ लिस्टर जो थे इन्होंने कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया था इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए, यानी कि स्टरलाइज करने के लिए। दिस रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस एंड मेड सर्जरी सेफर। और इस स्टरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब जहाँ पर ऑपरेशन हुआ होता है उस जगह पर बॉडी का जो पार्ट होता है वहाँ जो इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं वो कम हो गए थे, और इस तरह से सर्जरी जो थी वो सेफ हो गई। सो ही इज़ जोसेफ लिस्टर एंड दिस इज़ हाउ दे स्टरलाइज द बॉडी पार्ट और दे क्लीन द वुंड and surgical instruments. So this is carbolic acid, or it is also known as phenol. The next is Robert Koch. This German scientist can be credited for taking forward Lister's work. तो लिस्टर ने जो भी रिसर्च किया था उसको आगे ले जाने का काम रॉबर्ट कोच ने किया। ही डिस्कवर्ड दैट व्हेन एक्सपोज्ड टू स्टीम जर्म्स कुड बी किल्ड। तो ही सपोर्टेड दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग ड्रेसिंग्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ड्रेसिंग और सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टीम से क्लीन करने का भी एक जो तरीका था उन्होंने ढूंढ निकाला था। दिस केमिकल्स यूज बाय लिस्टर एंड कोच केम टू बी नोन एज एंटीसेप्टिक्स। और आज हम जो इतने भी सारे एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं, चाहे वो लोशन हो, क्रीम हो या स्प्रे हो, दे आर गिवन टू अस बाय दिस रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट। The next is Edward Jenner. The first ever vaccine was invented in 1776 by this English doctor, and this vaccine was meant to deal with smallpox. Smallpox जो कि एक fatal disease था, उसके लिए इन्होंने वैक्सीन बनाई। He had seen that people who were suffering from cowpox did not have smallpox. अब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताती हूँ। एक लेडी थी जिनको पहले काउपॉक्स हुआ था। काउपॉक्स होने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि जिसको भी काउपॉक्स होता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, या फिर मुझे अब स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। तो ये जब इंसिडेंट हुआ था तब एडवर्ड जेनर जो थे वो बहुत छोटे थे, 13 ईयर्स के थे। लेकिन जब वो बड़े हुए, वो एक डॉक्टर बने, तो तब उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा था और इसके आगे काम किया। तो यू कैन सी द पिक्चर हियर, दिस 2 पिक्चर्स आर ऑफ काउपॉक्स डिसीज। इस तरह से रैशेस हो जाते हैं पूरी बॉडी में, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ स्मॉल पॉक्स। सो ही इज एडवर्ड जेनर। काउपॉक्स वॉज अ डिसीज दैट पीपल गॉट फ्रॉम कैटल। काउपॉक्स जो डिसीज है वो कैटल यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे होता है। जेनर डिसाइडेड टू टेस्ट दिस थ्योरी बाय गेटिंग अ स्मॉल बॉय इन्फेक्टेड विथ काउपॉक्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनके दिमाग में ये था कि काउपॉक्स जिसको हुआ है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता, ये उन्होंने सुना हुआ था पहले। तो उनने इस थ्योरी को उन्होंने टेस्ट करने का सोचा।
सो उन्होंने क्या किया, एक छोटे बच्चे को काउपॉक्स से पहले इन्फेक्ट किया. देन द डिसीज वॉज प्रिटी माइल्ड एंड द बॉय रिकवर्ड क्विकली इनफ. और इस काउपॉक्स से वो बच्चा जल्दी रिकवर हो गया. उसके बाद उन्होंने उसको सेम बॉय को स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट किया. हियर यू कैन सी द लेडी, शी अनाउंस्ड दैट शी विल नॉट गेट इन्फेक्टेड विथ स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उसको काउपॉक्स हो चुका था. सो व्हेन डॉक्टर जेनर इन्फेक्टेड दैट बॉय विथ स्मॉल पॉक्स, ही वॉज डिलाइटेड. उन्होंने देखा कि वो जो बच्चा था, द बॉय वॉज इम्यून टू स्मॉल पॉक्स. जिसको काउपॉक्स हो रहा था पहले, वो उसको अब स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था. सो दिस इज हाउ जेनर फाउंड द वे टू कंट्रोल स्मॉल पॉक्स एंड सुन अ वैक्सीन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स वॉज इन्वेंटेड. और इस तरह से फिर उन्होंने वैक्सीन बनाई. दिस डेज ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स जो है उसके पेशेंट्स हमें नहीं मिलते बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन. सो वैक्सीन होता क्या है? एक्चुअली वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन दैट इज यूज फॉर इनॉक्यूलेशन टू इम्यूनाइज अ पर्सन अगेंस्ट अ डिसीज. इसमें एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जो हमारी बॉडी को किसी इन्फेक्शन होने के पहले ही उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार कर देती है, इम्यून कर देती है. दैट इज नोन एज वैक्सीन. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल? अभी तक हमने सारे डिसीजेस वगैरह देखे, इंस्ट्रूमेंट देखे, तो इन सब के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है. तो अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपके खुद के ऊपर आपको नहीं यूज़ करवाना है, तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनानी पड़ेगी. It has become easier to treat various diseases and cure people. However, it is very important to have a healthy lifestyle. आजकल किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करना या डॉक्टर के पास जाना या फिर मेडिसिन लेना बहुत इजी लगता है हमें, है ना. बट इसको भी अगर हमें टालना है तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना पड़ेगा, सो दैट वन डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय डिसीजेस ऑफन. फॉर अ हेल्दी लाइफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग्स फ्री फ्रॉम डर्ट एंड ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट. तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हैव अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट. हमारा जो डाइट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हेल्दी एंड बैलेंस. बैलेंस मतलब कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, फैट्स, ये सारे बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में हमारे फूड में होने चाहिए. It is very important to consume vitamins and minerals on daily basis because they protect us from diseases. They make our body strong. One should not skip meals. हमारी जो meals होते हैं यानी कि खाना जो होता है उसको skip नहीं करना चाहिए. फिक्स टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमें लेना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉक एंड एक्सरसाइज एवरी डे. और साथ ही साथ वॉकिंग या फिर एक्सरसाइजिंग भी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए अगर आपको फिट रहना है. It is also important to boil milk and water and wash all raw food properly before cooking and consuming. साथ में जो हम मिल्क लेते हैं या फिर जो हम पानी पीते हैं उसको भी अच्छे से बॉईल करना होगा. सारे जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम खाते हैं, कच्चा जो फूड हम खाते हैं, रॉ फूड, उसको अच्छे से वॉश करना है कुकिंग करने से पहले या फिर उसको कच्चा खाने से पहले. सो हियर यू कैन सी द बैलेंस डाइट. सो फ्रूट्स, देन वेजिटेबल्स, पल्सेस, एग्स, फ्लेश फूड्स, then nuts and seeds, then fats and oils and different types of cereals and milk. तो जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं तो दे कैन हैव वेजिटेरियन फूड. तो इस तरह से एक बैलेंस डाइट जो है वो हमारा डेली होना चाहिए सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्फ हेल्दी. और उसके साथ ही आपको पता है कि जो एक्सरसाइज होती है बॉडी की, कोई भी एक्सरसाइज आप करो, चाहे आप आउटडोर गेम्स खेलो, चाहे आप वॉकिंग करो, रनिंग करो, या आप योगा करो, चाहे आप कुछ और खेल खेल लो, लेकिन अपनी बॉडी को फिट रखो. और सबसे ज़रूरी है प्रॉपर स्लिप. प्रॉपर स्लिप जो कि आपकी कम से कम 6 to 8 आवर्स की होनी चाहिए. साथ साथ में आपको ढेर सारा पानी पीना चाहिए. 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर यू शुड ड्रिंक एवरी डे. प्रॉपर स्लिप से हमारा ब्रेन जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हम नए काम के लिए रेडी हो जाते हैं. हार्ट, लीवर, आइज एंड किडनीज कैन बी रिप्लेस थ्रू सर्जरी. ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो हम सर्जरी के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ सर्जरी इज नोन एज ट्रांसप्लांट सर्जरी. इनको कहते हैं ट्रांसप्लांट सर्जरी. द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज डन बाय डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड
ये इन्होंने सबसे पहले जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। पीपल कैन डोनेट देयर ऑर्गन्स आफ्टर डेथ, और डेथ के बाद भी हम ये ऑर्गन्स जो है हमारे, जैसे कि लंग्स है, लीवर है, किडनीज है, हार्ट है, आईज है, इनको हम डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले ही एक फॉर्म फिल करके हॉस्पिटल में सबमिट करना होता है, ताकि आपकी डेथ के बाद वो लोग आपसे या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे कांटेक्ट करके आपके ऑर्गन्स को ले सकते हैं। तो बाय डोनेटिंग दिस ऑर्गन्स यू कैन सेव द लाइफ ऑफ अदर पर्सन. So in this way we have finished this chapter, and if you like this video then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.